हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, वेरी गुड। आप भी बढ़िया और मैं भी बढ़िया, है ना। तो हम लोग पिछले टर्म पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है ना, नहीं तो कुछ लोग कुछ और चैप्टर समझ लें। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ओके। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे और उसमें हमने एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर को, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर को हमने डिस्क्राइब किया था, जिसमें जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स, पीजीसीज बताया था कि उनका क्या क्या फंक्शन है। इसके बाद फिर हमने सर्टोली सेल्स के बारे में बताया था आपको, ठीक है। और इसके बाद हमने उसमें आपको लीडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स के बारे में बताया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल आपको बताया था मैंने कि सर्टोली सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो मुलरियन डक्ट होती है उसको भी बनने से रोकती है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी, आप समझदार हैं। आज हम लोग, यानी कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो तो कंप्लीट हो चुका है, आप सभी को पता ही है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्या फॉर्म होता है ना, क्योंकि सिस्टम तो पढ़ लिया, अब उसका यूज़ क्या है, तो उससे बनता है स्पर्म। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ sperm inside seminiferous tubules, seminiferous tubules of testis, है ना। टेस्टिस के अंदर जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ये तो आपको भी पता है, ओके। बेटा मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाता है। कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया और कब तक चलेगा? Throughout the life. Start at puberty and throughout the life. Throughout the life. Throughout the life. मतलब कि कंटिन्यू चलेगा, एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ, एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ भी लिख सकते हैं आप लोग। मतलब मेल में जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है, गैमेट, वो प्यूबर्टी यानी कि 12 से 14 साल जो वो प्यूबर्टी एज है, 15 तक जो भी एज है वो, उस एज में स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, फॉर्मेशन, और वो लास्ट तक चलता है। लास्ट मतलब थ्रू आउट द लाइफ। लेकिन फीमेल में तो ऐसा होता नहीं है। वो ओवम कब तक प्रोड्यूस करती है? केवल मेनोपॉज तक, मेनोपॉज के पहले तक, है ना, क्योंकि 45 एज के बाद मेनोपॉज आ जाता है। उसके बाद वो कभी भी मतलब क्या नहीं, बेबी बियर नहीं कर सकती है, प्रेगनेंसी बियर नहीं कर सकती है, ओके। तो आप देखते हैं जरा, इस स्पर्मेटोजेनेसिस के 2 स्टेज होती हैं। इट हैज़ या स्पर्म फॉर्मेशन हैज़ 2 stages, ओके। कौन कौन सी 2 स्टेज है बेटा? 2 स्टेज में पहली स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, ओके। ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल, ओके। मतलब इनके पास लोकोमोशन के लिए कोई ऑर्गन नहीं होता है, तो ये नॉन मोटाइल हो गए। सेकेंड, मेटामॉर्फोसिस मेटामॉर्फोसिस ऑफ
स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स, अब स्पर्मेटिड्स का मेटामॉर्फोसिस होगा और ये क्या बन जाएगा, मोटाइल। ओके, कंफर्म, मोटाइल बन गया मतलब स्पर्म बन जाएगा अब ये। तो अब देखो ये जो प्रोसेस है ऊपर वाला, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस एक तरीके से बोल सकते हैं, है ना। और ये जो नीचे वाला प्रोसेस है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, जेनेसिस, स्पर्मियो मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस। और या फिर दूसरे नाम से भी जानते हैं स्पर्मेटेलियोसिस। स्पर्मेटेलियोसिस, ओके, स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटेलियोसिस, है ना। मतलब कि कुछ इस तरीके का ये जो है, इस तरीके का ये स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड, और इसका जो मेटामॉर्फोसिस होगा उससे बनेगा स्पर्म। क्या बनेगा बेटा, स्पर्म बनेगा। ये स्पर्म बन गया है, ये स्पर्म है, और ये जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस या फिर मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड्स। ओके, चलो ये तो हो गया इसका दो फेजेस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस में फेज कितनी होती हैं, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस has 3 phases। 3 phases, 3 phases होती हैं उसमें। कौन कौन से बेटा? फर्स्ट वन इज अ मल्टीप्लिकेशन फेज। कौन सी? मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज का मतलब आप सब जानते हो, मल्टीप्लाई होगा मतलब नंबर इंक्रीज होगा। नंबर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस, है ना। एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से डिवीजन होगा। दूसरा क्या है फेज होगा, जब बहुत सारी सेल डिवाइड हो जाएंगी तो दूसरा फेज आएगा ग्रोथ फेज। कौन सा? ग्रोथ फेज। ओके, इसमें ग्रोथ होगी केवल, है ना। तीसरा जो फेज होगा, है ना, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, स्टोर फूड जो है अपने अंदर स्टोर करेगा, ये इनटेक करेगा, है ना, ग्रोथ करेगा। अब तीसरा फेज क्या होगा? तीसरा फेज होगा मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज, इसमें क्या होगा, इस फेज में होगा बेटा मियोसिस। मतलब क्या होगा कि मैचुरेशन फेज में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, है ना। वैसे तो ये तीनों प्रोसेस स्पर्म फॉर्मेशन के ही हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे मियोसिस हो जाएगा। जैसे ही मियोसिस होगा वैसे ही गैमेट क्या होते हैं, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड ना। तो गैमेट जैसे ही मियोसिस होगा, आप जानते हो रिडक्शनल डिवीजन होगा, वैसे ही एक सेल टू एन यानी कि एन में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। इतना आपको पता ही है, कंफर्म। नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। ओके, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्पर्मिएशन एक टर्म है, थोड़ा सा स्पर्मिएशन, ये इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है। स्पर्मिएशन क्या होता है? जो स्पर्म रहते हैं वो सर्टोली सेल्स के इनसाइड अपना माउथ क्या होते हैं, एम्बेडेड रहता है उनका माउथ, है ना। काय के लिए? फूड इनटेक करने के लिए, उनको सेप देने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सर्टोली सेल का काम बहुत सारा होता है। तो क्या होता है कि उनका माउथ जो होता है, हेड जो होता है, वो सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड रहता है। उसको वहाँ से रिलीज़ करते हैं और रिलीज़ करने के बाद वो कहाँ ट्रेवल करते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मिएशन। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि sperm head release from Sertoli cells and travel into seminiferous tubule। ओके,
तो इस तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो आप लोग डाउट बिल्कुल नहीं हो कि स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन दोनों में डिफरेंस है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस का किस तरीके से स्पर्मेटोगोनिया या जो पीजीसीज हैं है ना, वो किस तरीके से प्राइमोर्डियल जर्म सेल स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं, देखते हैं। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे थे, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को और कंटिन्यू कर रहे थे। चलो देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। सबसे पहले तो आप यहाँ पे कुछ ये देख रहे हैं आप सेल्स हैं, ओके, ये जर्माइनल एपिथेलियम सेल्स हैं। ये आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मान सकते हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ओके। और ये जो आप सेल्स देख रहे हो, दीज सेल्स आर, इन सेल्स को हम लोग जर्माइनल एपिथेलियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जर्माइनल एपिथेलियम, या फिर और स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनिया है वो दो टाइप की हैं। एक बेटा है ए टाइप और एक है बी टाइप की। बहुत ध्यान से, एक ए टाइप की स्पर्मेटोगोनिया, दूसरी बी टाइप की स्पर्मेटोगोनिया, ओके। अब स्पर्मेटोगोनिया ए जो है वो माइटोसिस करेगी। क्या करेगी? माइटोसिस किया, उसने दो सेल बनाई, है ना, दोनों ए बनाई। क्या बनाई? ए। कंफर्म? ओके। अब जो बी है वो क्या करेगी? ये भी माइटोसिस करेगी। माइटोसिस किया इसने बनाया बी, ओके। क्या बनाया? बी, है ना। तो अब क्या होगा? बहुत ध्यान से, ये जो बी वाली है ये कंटिन्यू डिवीज़न करेगी, ये कंटिन्यू डिवीज़न करेगी। और ए वाली क्या करेगी? ए वाली यहीं तक रुक जाएगी, इसके बाद डिवीज़न मतलब ए बनाएगी। और ये स्पर्म नॉट टेक पार्ट इन स्पर्म फॉर्मेशन, नॉट टेक पार्ट इन स्पर्म फॉर्मेशन, ये स्पर्म फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं होंगी, ओके। ये और स्पर्मेटोगोनिया बहुत सारी बना देंगी। जो बी सेल्स हैं वो क्या करेंगे? माइटोसिस करेंगी। फिर अगला माइटोसिस होगा, है ना, अगला माइटोसिस होगा इन दोनों में, तो 2 से 4 बन जाएगी। मतलब टोटल कितने? 7 माइटोसिस करेंगी, 7 बार, 7 टाइम माइटोसिस करेंगी। 7 टाइम माइटोसिस मतलब देखो 1 से 2, पहले एक ही हो गया, मतलब यहीं से स्टार्ट करते हैं। 7 टाइम माइटोसिस होगा। तो पहली बार जब होगा तो 2 सेल बनेगी, दूसरी बार जब होगा तो 4 सेल बनेगी, तीसरी बार 8 बनेगी, चौथी बार 16 बनेगी, पांचवी बार 32 बनेगी, छठवें टाइम मतलब छठी बार कितनी बनेगी? 32, 64 बनेगी, और सातवीं बार 64, 128। तो टोटल कितनी बनेंगी स्पर्मेटोगोनिया बी, है ना, 128। मतलब आगे चल के कितनी स्पर्मेटोगोनिया बनेगी? 128, है ना, स्पर्मेटोगोनिया, ओके। ये स्पर्मेटोगोनिया ही है, कंफर्म। 7 टाइम जब माइटोसिस होगा तो कितनी बन जाएगी? 128, ओके। अब क्या होगा बेटा? ये पूरा का पूरा, यानी कि हम 128 नहीं बना रहे हैं। आप इस फेज, ये जो फेज चल रहा है इसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज। क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेशन फेज। देखो ये फर्स्ट फेज है, नंबर इंक्रीज हो रहा है सेल का। अब क्या होगा? ये सेल जो है वो ग्रोथ फेज में जाएगी, ये जो है शो करेगी ग्रोथ, मतलब बड़ी हो जाएगी। देखो बड़ी हो गई, मतलब क्या करेगी? इनटेक फूड इनटेक करेगी और बड़ी हो जाएगी। देखो फूड सिंथेसिस बड़ी हो गई, तो ये हो गया ग्रोथ फेज, ओके। कंफर्म? ग्रोथ फेज हो गया, है ना। अब क्या होगा कि अब ये जब बड़ी हो गई है, ग्रोथ फेज, इसने ग्रोथ कर लिया है। अब क्या करेगी? ये यहाँ से स्टार्ट होगा, इसमें क्या स्टार्ट होगा? अब इसे जब ग्रोथ कर ली तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी
स्पर्मेटोसाइट, क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ओके, इसको बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कंफर्म, वेरी गुड बेटा। अब क्या होगा, इसमें मियोसिस होगा, मियोसिस फर्स्ट। अब ये कोई नई बात नहीं है, आप जानते हो मियोसिस इज अ 2 सीक्वेंशियल डिवीजन, है ना। मियोसिस में 2 सीक्वेंशियल डिवीजन होते हैं। फर्स्ट वन इज अ मियोसिस, फर्स्ट वन इज अ रिडक्शनल एंड सेकेंड वन इज अ इक्वेशनल डिवीजन, है ना। तो पहला मियोसिस जब होगा, अभी तक देखो ये जितनी भी सेल हैं वो सब 2n है। 2n का मतलब कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम। यहाँ पे भी 2n बराबर 46 क्रोमोसोम। कंफर्म, ये बात समझ में आ रही। यहाँ भी 2n है, ये भी 2n है, ओके। मतलब ह्यूमन की बात करें तो 46 क्रोमोसोम होंगे। मियोसिस फर्स्ट हुआ तो 2 सेल बन गई। मियोसिस फर्स्ट हुआ तो 2 सेल यहाँ पे फॉर्म हो गई। और लेकिन 2 सेल कैसी है, हैप्लॉइड, ये भी n है और ये भी n, मतलब 23 क्रोमोसोम यहाँ पे है और 23 क्रोमोसोम यहाँ पे। कंफर्म, इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। कंफर्म, वेरी गुड। अब क्या होगा, मियोसिस, इन दोनों में क्या होगा, मियोसिस सेकेंड, क्या होगा, मियोसिस सेकेंड, है ना। तो यहाँ पे मियोसिस सेकेंड क्या होगा, मियोसिस सेकेंड। आपको पता है इक्वेशनल डिवीजन होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होगा। तो क्या होगा, फिर से जैसा जितने क्रोमोसोम इस सेल में उतने वहाँ पे भी रहेंगे। तो देखो ये 2 सेल यहाँ पे बन गई, 2 सेल यहाँ पे बन गई, बहुत ध्यान से बन गई। अब ये जो स्ट्रक्चर बना, ये भी n है, ये भी n है, मतलब सभी n है यहाँ पे। कंफर्म, सभी में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब बेटा क्या होगा कि इन्हीं को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स। देखो नॉन मोटाइल है, अभी स्पर्म बना क्या, नहीं बना, स्पर्मेटिड्स है। और इनके अंदर बहुत सारे गोल्गी बॉडी है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, सब सेल में जैसे होते हैं वैसे इनके अंदर भी है। कंफर्म, ओके। अब स्पर्मेटिड्स का यहाँ पे इन 4 में, है ना, चारों, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे। ये स्पर्म बना 1, ये स्पर्म 2, ये स्पर्म 3 और ये स्पर्म 4 स्पर्म बने। और ये जो प्रोसेस हुआ यहाँ पे, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, है ना, ओके, स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटेलियोसिस। कंफर्म, तो स्पर्म बन गया मोटाइल। ये होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस। कंफर्म, नोट डाउन करो। तो कंप्लीट बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस में, कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस जो है, कंप्लीट स्पर्म फॉर्मेशन तक के प्रोसेस में, कंप्लीट स्पर्म फॉर्मेशन में टोटल 74 डेज लगते हैं। कितने, 74 डेज। कंफर्म। अब बेटा यहाँ पे देखो, कई बार क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं प्लांट से भी, मतलब प्लांट के भी आप पढ़ेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो अगर हम देखें कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी। तो आपको पता है कि ग्रोथ के बाद जो सेल बनती है उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो कितने बनाएगी, देखो यहाँ पे 4 स्पर्म बनाएगी। क्या बनाएगी, 4 स्पर्म। जितने स्पर्म उतने स्पर्मेटेड, वो तो अंडरस्टूड है। और 4 स्पर्म के बाद साथ ही साथ 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मतलब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होती है वो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना सकती है और 4 स्पर्म बना सकती है ना। अब आपको पता है कि जब अगर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की बात करें, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट
एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म बनाएगी, तो इक्वल टू 2 स्पर्म, है ना, क्योंकि आपको पता है जब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2 सेकेंडरी स्पर्म और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म बना रही है, 4, तो एक स्पर्मेटोसाइट एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म बनाएगी, 2। कंफर्म, ओके। अब आप अगर चाहें तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक बी स्पर्मेटोगोनिया जो है वो कितने स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी, ओके, है ना, कितने स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी। तो देखो पहले तो आप देखो टोटल 128 7 टाइम डिवाइड होगी तो 128 सेल बनाएगी, मतलब 128 जो है वो क्या होंगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अगर 128 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो बेटा सेकेंडरी कितनी बनेगी, सेकेंडरी बनाएंगी मतलब 128 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 256 बनेगी, और 256 फिर से डिवाइड होंगी, फिर से 256 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 6 2 12, 1 कैरी, 5 2 10, 1 11 और 512, यानी कि टोटल 512 स्पर्म बनाएंगी कितनी, 128 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, है ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कंफर्म। या ऐसा भी हो सकता है कि एक स्पर्मेटोगोनिया इस प्रोसेस से कितने स्पर्म बनाएगी, तो भी एक स्पर्मेटोसाइट 512 स्पर्म बनाएगी। कंफर्म। और इस पूरे प्रोसेस में कितने लगते हैं, 74 डेज, कितने, 74 डेज। कंफर्म, ओके। अब स्पर्म बनता है स्पर्मेटिड से, पहले स्पर्मेटिड बनता है फिर स्पर्म बनता है, तो पहले हम स्पर्मेटिड के बारे में कुछ देख लेते हैं। अब बेटा यहाँ पे स्पर्मेटिड्स जो होते हैं वो तो नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल आपने अभी देखा डायग्राम में। नॉन मोटाइल के साथ साथ हैवी होते हैं, कामा हैवी, मतलब इनका वजन ज़्यादा होता है, ये मूवमेंट नहीं कर सकते। एक तो लोकोमोटरी ऑर्गेन्स ही एब्सेंट है, तो नॉन मोटाइल है। हैवी तो क्या होता है कि अब इनका जो ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब यहाँ पे ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस क्या होगा, वेट ऑफ स्पर्मेटिड्स रिड्यूस होगा, है ना, वेट ऑफ स्पर्मेटिड्स रिड्यूस ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ किसका डेवलपमेंट ऑफ बेटा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के बाद इसका वेट जो होता है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है ना। तो इस समय ये अब क्या बन जाता है, स्पर्म, मतलब मोटाइल स्पर्म बनता है। कंफर्म। स्पर्मियोजेनेसिस इस प्रोसेस को बोलते हैं। ओके, नोट डाउन करो। इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ते हैं। ओके, तो अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ते हैं, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग। ये मोटाइल स्ट्रक्चर रहेगा, कुछ इस तरीके का हेड होगा, फिर यहाँ पे न्यूक्लियस होगा हेड पे ही, फिर यहाँ पे एक नेक रहेगा, फिर इसके बाद ये रीजन, है ना। ओके, तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर स्पर्म का है। यहाँ पे ये न्यूक्लियस हो गया,
यहाँ पे बड़ा सा न्यूक्लियस है। देखो स्पर्म का लाइट वेट कैसे हुआ वो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, है ना। स्पर्मेटिड्स जो था वो हैवी वेट था, स्पर्म जब बना तो लाइट वेट हो गया। तो स्पर्म लाइट वेट कैसे हुआ, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हेड पे अपने न्यूक्लियस इसने रख लिया, और जितने भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स यानी कि गोल्गी बॉडी थी वो सब इसके हेड पे आ गई, ठीक है। एक्चुअली ये इस एरिया को हम लोग यानी कि ये जो है ये वैसे इतना एरिया तो पूरा हेड है, ये जो दिख रहा है आपको इसे बोलते हैं हम लोग एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या करता है, इसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी होती है, गोल्गी बॉडी। और इन गोल्गी बॉडी के आपको पता है क्या होता है, लाइटिक एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, लाइटिक एंजाइम्स। यहाँ पे लाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हेल्प इन पेनिट्रेशन ऑफ ओवम वॉल, बेटा क्या होता है कि जो ओवम होता है उसके ऊपर कई सारी लेयर्स रहती हैं, उन लेयर्स को पेनिट्रेट करने की कैपेसिटी जो होती है एक्रोसोम में होती है, और ये गोल्गी बॉडी का बना रहता है। और इसमें लाइटिक एंजाइम होते हैं। ये लाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, उन वॉल्स को डिसॉल्व करते हुए अंदर तक क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्योंकि ओवम के ऊपर कई सारी वॉल होती हैं, आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन सी वॉल होती हैं, जोना पेलिसिडा, जोना रेडिएटा, है ना। तो वो सब आगे हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद ये हो गया न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे सेंट्रियोल, हर सेल में तो सेंट्रियोल होता ही है, 2 सेंट्रियोल इसके नेक रीजन पे है। ये नेक हो गया इतना, मतलब इसमें कितने पार्ट होते हैं, हैज़ 4 पार्ट्स, ठीक है ना, 4 पार्ट्स हैं इसमें। तो नेक में अब यहाँ पे 2 सेंट्रियोल हैं, तो 2 सेंट्रियोल कौन कौन से, देखो यहाँ पे नेक में 2 सेंट्रियोल हैं, कौन कौन से, एक ऊपर वाला जो है वो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, और जो नीचे वाला है उसे बोलते हैं हम डिस्टल सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं, डिस्टल सेंट्रियोल। देखो ऊपर वाला जो दिख रहा है यानी कि ऊपर लिखा है प्रोक्सिमल, नीचे है डिस्टल। प्रोक्सिमल मतलब पास वाला और डिस्टल मतलब दूर वाला, है ना। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर इसका होता है। अब देखो यहाँ पे नीचे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे इसी से बेसल बॉडी का काम करता है ये डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है, बेसल बॉडी का काम करता है, बेसल बॉडी बनाता है। बेसल बॉडी किसके लिए, देखो जरा, यहाँ से फिलामेंट निकलता है और ये फिलामेंट जो है ये क्या बनाता है, इसका टेल। ये जो पार्ट दिख रहा है ये पूरा क्या है, टेल पार्ट है, टेल। ओके, ये है बेसल बॉडी, बेसल बॉडी, है ना। मतलब जहाँ से फ्लैजला अराइज होता है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, पता ही है आपको। अब क्या होता है, लाइट वेट करने के लिए बहुत सारी पूरे सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया पड़ी थी उन सबको क्या करेगा, ये अरेंज कर देगा किस, स्पाइरल फॉर्म में। जैसे देखो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे एक अरेंज हो गई कुछ इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, है ना, फिर इस तरीके से, ओके, फिर इस तरीके से और फिर इस तरीके से। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो किस फॉर्म में अरेंज हो गई, देखो स्पाइरल फॉर्म में। ये दीज आर द माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, दीज आर द माइटोकॉन्ड्रिया। और ये स्पाइरली अरेंज क्या है, सॉरी ये मिडिल पीस है पूरा, देखो ये स्ट्रक्चर है मिडिल पीस, ओके। यहाँ पे ये जो है वो स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। इनके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग इनको नाम दिया गया है नेबेन, NEBEN, नेबेन,
कर्व, नेबन कर्व, ठीक है, इन माइटोकॉन्ड्रिया को। ये जो दिख रहा है आपको, ये टेल जो है वो फिलामेंट है, फिलामेंट है, और यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है वो 9+2 का होता है। क्या होता है? 9+2 का। आप भी जानते हैं जो फ्लैजला होता है यूकैरियोट्स में वो 9+2 होता है ना, पता है। और प्रोकैरियोट का फ्लैजला 4+4 आपने पढ़ाई है, देखा है ना, 4+4। तो 9+2 का अरेंजमेंट है, ये यूकैरियोटिक फ्लैजला है। आपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था, कंफर्म। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है किसका? ह्यूमन स्पर्म का। ओके, तो इसको नोट डाउन करो, फिर इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ते हैं। ओके, तो इसमें 4 पार्ट होते हैं, चारों पार्ट हम यहाँ पे कंटिन्यू पढ़ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हेड, बेटा क्या? हेड। हेड देखो, आपने स्ट्रक्चर में देखा होगा हेड कैप्ड बाई, मतलब उसमें कैप टाइप की ऊपर लगी होती है हेड में, तो उसे हम उसके क्या बोलते हैं? एक्रोजोम। क्या बोलते हैं? एक्रोजोम बोलते हैं। और ये एक्रोजोम किसका बना था? गोल्गी ऑपरेटस का, या गोल्गी बॉडी का, है ना, गोल्गी ऑपरेटस। इसमें जो है डिपॉजिट हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट लाइटिक एंजाइम, सिक्रीट लाइटिक एंजाइम्स। ये लाइटिक एंजाइम सिक्रीट करते हैं। कौन बेटा? गोल्गी ऑपरेटस, पहले भी आप पढ़ चुके हो, इनके अंदर लाइटिक सब्सटेंसेस होते हैं, लाइटिक। तो इसका एग्जांपल स्पर्म लाइसिन है, स्पर्म लाइसिन। और आपको पता है स्पर्म लाइसिन यूज़ कहाँ होता है? ओवम की वॉल को पेनिट्रेट करने के लिए, तो स्पर्म लाइसिन। और इसमें एक एग्जांपल है केमिकल हायल यूरोनिडेज, है ना, ये आप बहुत बार पढ़ चुके हो। हायल यूरोनिडेज ये क्या करता है? ओवम की वॉल को पेनिट्रेट करके ओवम के अंदर स्पर्म का हेड यानी कि न्यूक्लियस उसका फीमेल यानी कि ओवम के न्यूक्लियस से फ्यूज करने में हेल्प करता है। ओके, तो ये हो गया हेड। अब इसके बाद हेड में और दूसरी चीज़ क्या होती है? न्यूक्लियस होता है। हेड में दूसरी चीज़ क्या होती है बेटा? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है? कॉम्पैक्ट कामा कंडेंस, है ना, कॉम्पैक्ट कामा कंडेंस। मतलब देखो, एक तो पहले क्या था कि जो क्रोमेटिन फाइबर था, क्रोमेटिन तो आप समझते ही हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। क्रोमेटिन फाइबर यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं क्रोमेटिन फाइबर में होते हैं, तो क्रोमेटिन फाइबर एकदम कंडेंस और कॉम्पैक्ट होता है क्योंकि उसका लाइट वेट करना है। तो कंडेंस हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया। इसके बाद इसमें बेसिक प्रोटीन्स होती हैं, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। बेसिक प्रोटीन क्या? प्रोटामाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक प्रोटीन प्रोटामाइन होती है इस न्यूक्लियस में। और इस न्यूक्लियस में क्या होता है? देखो, ये न्यूक्लियस क्या होगा? हैप्लॉइड होगा कि नहीं? एन होगा, एन नंबर। तो इसका मतलब 22+X, या तो 22+X बनाएगा, है ना। मेल स्पर्म जो होता है उसके अंदर XY होता है, तो 22+X बनाएगा, और या फिर बना सकता है 22+Y, मतलब 23 क्रोमोसोम में 2 वेरिएशन होते हैं। यानी कि मेल बॉय और फीमेल बॉय को डिटरमाइन करने वाला कौन होता है? मेल स्पर्म। देखो, अगर इस 22+X के साथ फीमेल गैमेट फ्यूज हो गया, है ना, मतलब ओवम फ्यूज हो गया, तो क्या बनेगा? फीमेल, है ना। और अगर इस 22+Y के साथ अगर फ्यूज हो गया तो क्या बनेगा? बॉय, है ना। तो ये गर्ल और ये बॉय, तो मेनली बॉय और गर्ल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेल, है ना, फीमेल नहीं, है ना। इंडिया में बहुत सारे दोस्त फीमेल को दिए जाते हैं लेकिन नहीं है। ओके, तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया। इसके बाद हेड खत्म हो गया। हेड के बाद आता है नेक। क्या आता है बेटा? सेकेंड नंबर, नेक। ओके, नेक में यहाँ पे 2 सेंट्रियोल, एक प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल, एंड डिस्टल सेंट्रियोल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा सेल डिवीजन में, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं। तो प्रॉक्सिमल, डिस्टल क्या करता है? डिस्टल, देखो डिस्टल क्या बनाता है? बेसल बॉडी किसके लिए?
फ्लैजला, फ्लैजला जो होता है उसके लिए बेसल बॉडी बनाता है ना, जो इसका टेल बनता है वो फ्लैजला से बनता है। तो यहाँ पे जो फ्लैजला होता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सोनीम, ऑक्सोनीम बोलते हैं। और ये ऑक्सोनीम जो होता है वो 9+2 अरेंजमेंट होता है। 9+2 अरेंजमेंट आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो डिस्टल सेंट्रियोल का ये काम है कि ये क्या बनाएगा, फ्लैजला बनाएगा, देखा आपने डायग्राम में, ओके। अब प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या करता होगा बेटा, जब स्पर्म हेड से स्पर्म जो है वो फीमेल ओवम के साथ मेट होता है, तो क्या होता है कि उसका हेड डिटैच, यानी कि हेड क्या होता है पेनिट्रेट करके अलग हो जाता है, उसका जो हेड वाला मतलब एक्रोसोमल वाला पार्ट वो डिसनेट हो जाता है। बचा कौन, न्यूक्लियस, उसके जस्ट नीचे न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, वो न्यूक्लियस फीमेल ओवम के न्यूक्लियस से अटैच होता है जाके, और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल भी अंदर चला जाता है, और बाकी जितना नीचे का पार्ट है, चाहे डिस्टल सेंट्रियोल हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे और भी कुछ हो, चाहे फ्लैजला हो, सब के सब बाहरी डिसनेट हो जाते हैं, अंदर नहीं पहुंचते हैं, है ना। ये पढ़ेंगे हम लोग। तो अब क्या होगा, नेक में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। अब हाँ देखो यहाँ पे, अब जब अंदर पहुँच गया तो मेल और फीमेल जो गैमेट थे उनके न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, N और N 2N बन जाएगा, कंफर्म। अब जब दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होंगे तो उस समय अब क्या होगा, जाइगोट बन जाएगा। और उस जाइगोट क्या होता है, यूनिसेल्ड, सिंगल सेल। और हमारी बॉडी जो बेबी होता है वो कैसा होता है, मल्टी सेल। तो जो पहला डिवीज़न होता है, यानी कि जो जाइगोट में डिवीज़न होते हैं माइटोसिस, उसके लिए हमें माइटोटिक स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कौन करता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या करता है, हेल्प इन फर्स्ट डिवीज़न इन जाइगोट में पहला डिवीज़न जो होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्लेविज, क्या बोलते हैं, क्लीवेज, है ना, क्लेविज या क्लेविज बोलते हैं जिसको, ओके। तो पहला डिवीज़न जो होता है वो यही होता है, जिसकी वजह से डिवीज़न होता है, मतलब प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। तो हेड हो गया, नेक हो गया, अब चलते हैं मिडिल पीस पे, ठीक है। थर्ड नंबर क्या है, मिडिल पीस। थर्ड नंबर है मिडिल पीस, है ना। मिडिल पीस में क्या होता है, मिडिल पीस में आपने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मिटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी सोर्स किसके लिए, एनर्जी सोर्स स्पर्म के लिए। स्पर्म जब मूवमेंट करेगा, यानी कि जो फीमेल वेजाइनल ट्रैक है, वेजाइना के थ्रू अंदर स्टार्ट किया जाएगा और फीमेल ट्रैक में फेलोपियन ट्यूब तक जब वो ट्रैवल करेगा तो उसको एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद इसके ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म होती है, थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म क्या बोलते हैं उसको, मैनचेट, क्या बोलते हैं, MANCHETTE, है ना। ये पूछा गया है इसलिए इसको भी ध्यान रखिए, मैनचेट। इसके बाद फिर माइटोकॉन्ड्रिया का काम हो गया, स्पायरली अरेंज होती हैं। मैंने पहले डायग्राम में लिख दिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती हैं वो मिडिल पीस में स्पायरली अरेंज होती है, जिन्हें नेबनकॉर्न भी बोलते हैं, नेबनकॉर्न। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है। फोर्थ पॉइंट जो है वो क्या है, फोर्थ पार्ट क्या है, टेल में बस इतना ही लिखना है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म। अच्छा, स्पर्म का साइज तो कहीं लिखा ही नहीं। स्पर्म का साइज देखो, साइज जो होता है वो 55 माइक्रोन इंटू 5 माइक्रोन, मतलब ये विड्थ है और ये लेंथ है, समझे कि नहीं। तो ये भी साइज भी लिख लेना आप लोग। तो इसको बेटा में नोट करो, फिर आगे चलते हैं। अब बेटा ये जितना भी प्रोसेस आपने पढ़ा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्म फॉर्मेशन, ये एक्चुअल में रेगुलेट कौन करता है ना, ये एक्चुअल में रेगुलेट कौन करता है। तो मैंने आपको बताया था प्यूबर्टी, ये सारी चीज़ें, यानी कि जो भी हम बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है वो सारा का सारा रेगुलेट होता है हार्मोन्स के थ्रू। चलो देखते हैं रेगुलेशन, देखते हैं रेगुलेशन ऑफ
रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए क्या किस तरीके से ये रेगुलेट होगा उसको देखते हैं। सबसे पहले आपने सुना 11th पे पढ़ा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को हम लोग सुप्रीम कमांडर भी बोलते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है ये क्या करता है, कुछ हार्मोन्स के लिए फैक्टर रिलीज करता है। हार्मोन्स को रिलीज कराने के लिए फैक्टर रिलीज करेगा तो उसे हम लोग बोलते हैं GnRH, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या रिलीजिंग फैक्टर, है ना, GnRF या GnRH। इसने GnRH रिलीज किया, इसने किसके ऊपर एक्टिविटी की, पिट्यूटरी यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। पिट्यूटरी जो होती है वो मास्टर ग्लैंड होती है ना, या बैंड मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा इसको बोलते हैं। तो पिट्यूटरी जो होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे GnRH फंक्शन करेगा। अब क्या होगा, पिट्यूटरी यहाँ पे 2 सेक्स हार्मोन रिलीज करेगी, मतलब जो हार्मोन्स रिलीज करेगी जो गोनाड्स पे या फिर स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। देखो पहला कौन सा है, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा रिलीज करेगी LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ICSH, ठीक है, ICSH इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, पक्का, ओके। अब देखो बेटा, FSH रिलीज हुआ एंटीरियर पिट्यूटरी से, LH रिलीज हुआ एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब इनके भी टारगेट ऑर्गन है, देखो इनके टारगेट ऑर्गन क्या है, इसका है बेटा लीडिंग सेल्स। क्या है, लीडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स आपको पता ही है। इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट है बेटा सर्टोली सेल्स, ओके। अब देखो लीडिंग सेल से ये क्या रिलीज कराएगा जाके, टेस्टोस्टेरॉन, ओके। ये सर्टोली सेल्स दो काम करेगा, कौन कौन सा, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा कौन, सर्टोली सेल्स, और टेस्टोस्टेरॉन भी इसमें हेल्प करता है, किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस में, आपको पता ही है ना। कुछ पार्ट स्पर्मेटोजेनेसिस का आपने पढ़ा है, सॉरी कुछ पार्ट टेस्टोस्टेरॉन का पढ़ा है, एस्ट्राडियोल बनाता है ना, एरोमेटेज एंजाइम पढ़ चुके हैं, वो सस्टेनिंग के लिए, स्पर्म के सस्टेनिंग में हेल्प करता है ना, बहुत लिटिल अमाउंट में। दूसरा एक एक हार्मोन रिलीज करता है इनहिबिन, आपको पता है इनहिबिन, पढ़ चुके हैं आप लोग। तो क्या होगा, इनहिबिन का काम है कि अगर FSH ज़्यादा रिलीज हो रहा है, अगर FSH ज़्यादा रिलीज हो रहा है, मतलब जितना स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ज़रूरी है उतना ही रिलीज होना चाहिए, अगर एक्सेस हुआ तो ये क्या करेगा, ये बेटा निगेटिव फीडबैक कंट्रोल देगा पिट्यूटरी को। क्या देगा, निगेटिव फीडबैक कंट्रोल, किसको, पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी FSH का सिक्रीशन कम कर देगी, कंफर्म। सेम अगर बाई चांस टेस्टोस्टेरॉन इफ एक्सेस रिलीज, अगर रिलीज ज़्यादा हुआ किसका, टेस्टोस्टेरॉन का, तो टेस्टोस्टेरॉन क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल देगा, किसको, हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी को, मतलब दोनों को नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल देगा, कंफर्म। कि टेस्टोस्टेरॉन यानी कि LH ICSH को कम सिक्रीट करो, और वैसे ऐसा मतलब ज़्यादा टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट होने से एंगर ज़्यादा आता है ना, और भी बहुत सारी ये जो आपका बियर्ड वगैरह है बहुत ज़्यादा, तो टेस्टोस्टेरॉन जो है उसको अगर एक्सेस सिक्रीट हो रहा है तो वो फिर निगेटिव फीडबैक कंट्रोल एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को देगा, कंफर्म, ओके। तो बेटा आज के लिए इतना ही। आज आपने पढ़ा कि किस तरीके से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है, ये भी आपने देख लिया। अगले लेक्चर में
है ना, अगले लेक्चर में, क्योंकि अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और स्पर्म फॉर्मेशन सारा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हमारे पास मेल गैमेट आ चुका है। अब हमें फीमेल गैमेट की तरफ जाना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।